आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। बताइएगा कैसे हैं। चूंकि व्यस्तताएं बहुत अधिक है पीएचडी के कार्यों में, इसलिए आप लोगों के लेक्चर में प्रयास कर रहा हूं कि रेगुलर प्रोवाइड करूं, लेकिन फिर भी विघ्न आ जाते हैं कुछ। लेकिन पुनः हम लोग अपलोड करते रहेंगे और लेक्चर्स आप लोग देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। इसमें हम लोग लेक्चर्स में दोनों की बात करने वाले हैं। चूंकि मुख्य परीक्षा, आप लोग एक बात समझ लीजिए सबसे पहले 1 मिनट में, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा किसी की भी हो, चाहे वो यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल हो और चाहे वह यूपी जीडीसी मेंस हो या अथवा जीआईसी मेंस हो, अगर आपका टॉपिक सेम लगा है, जैसे कि मैं मान के चला हूं काव्य भेद आपका लगा है, चूंकि आज इसी के बारे में पढ़ना है, काव्य प्रयोजन लगा है, काव्य भेद लगा है, काव्य लक्षण लगा है, तो होगा क्या कि आपका चाहे वो यूपी जीडीसी हो चाहे जीआईसी हो, दोनों में 10 या 15 या 20 अंक का क्वेश्चन आ सकता है। इससे अधिक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बात यहां रहती है कि यदि क्वेश्चन सर कहीं पर आ रहा है, जैसे मैं जीडीसी जीआईसी यूपीएससी तीनों की बात कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, तो 8 नंबर का आएगा तो 120 शब्द में आएगा। यानी जो 120 शब्द वाले आंसर लिखने हैं जीडीसी वालों को या जीआईसी वालों को, वो 8 नंबर में होगा। वही मैं आपको बताऊं कि यदि 12 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप यहां पर कितने शब्द में जाएंगे? 180 में कहूंगा कि 180 से 200 के बीच शब्द लिखेंगे, 12 नंबर का होगा। यदि वही 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आप 250 शब्द लिखेंगे। ये हाल है आपका। टॉपिक एक ही है, काव्य भेद। अब क्वेश्चन और इससे भी ज्यादा का पूछा जा सकता है। मान लीजिए 20 अंक का पूछा गया तो क्या करोगे? तो 20 अंक का पूछा जाएगा तो आप 320 से लेकर के 350 के बीच शब्द लिखोगे। मैं यहां पर जो आपको आंसर पढ़ाता हूं, मैं प्रयास करता हूं, मैं पढ़ाऊं आपको 15 अंक का या 20 अंक का। मैं प्रयास करता हूं सदैव कि मैं 20 अंक तक का पढ़ाऊं। इससे होता क्या है कि आपके पास पर्याप्त कंटेंट रहता है, और यदि आपके पास पर्याप्त कंटेंट रहता है तो आप 8 नंबर का आराम से लिख पाएंगे। उसमें से कुछ उदाहरण छोड़ दीजिए, कुछ कंटेंट छोड़ दीजिए, वो मैं आपको तरीका यहां पर बता दूंगा। तो आप लोग ये मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यदि मैं यूपीएससी को लेकर के यहाँ लेक्चर अपलोड कर रहा हूं या फिर यूपी जीडीसी को लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, तो आप लोगों को ऐसा कि भाई हमारे लिए अलग से सर करें। भाई एक टॉपिक होगा, एक बार ही ठीक से उस चीजों को समझा जाएगा, और उसके बाद आप आंसर लिखिए, आंसर लिख करके मुझसे चेक करा लीजिए। ये है मूलतः। मैं यहाँ जो, चूंकि मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूं, तो यूपीएससी के ही आंसर यहाँ पर क्वेश्चंस लाया हूं, और यूपीएससी के अकॉर्डिंग, शब्दों के अकॉर्डिंग जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया है, और जितने शब्द होते हैं उतने ही रखता हूं मैं। जैसे कि यहाँ यूपीएससी में आपने देखा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है कि संस्कृत काव्य शास्त्रमाश्रित काव्य भेदस्य उपरि या फिर काव्य भेदस्य उपरि, थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया था मैंने, निबंधो लेख्या, यानी कि काव्य के भेद के ऊपर निबंध लिखिए। बात सीधी सीधी है। और किसको? संस्कृत काव्य शास्त्र को आश्रय बना करके, क्योंकि अन्य काव्य शास्त्र भी है, हिंदी काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, लेकिन आपको संस्कृत काव्य शास्त्र को आधार बनाना है और काव्य भेदों पर निबंध लिखना है, या काव्य भेदों के बारे में बताना है, काव्य भेदों का निरूपण करना है, इनका विवेचन करना है। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आज हम लोग सबसे पहले काव्य भेद को समझेंगे कि काव्य भेद वगैरह क्या है, फिर उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है, वो मैं यहाँ लिख कर लाया हूं। तो वो मैं मॉडल आंसर आप लोगों को ये दिखा दूंगा कि ये काव्य भेद का मॉडल आंसर है। अब हम लोग पढ़ेंगे काव्य भेद के बारे में, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ यूपी जीडीसी और जीआईसी वालों के लिए भी मैं अपलोड कर दूंगा, ये आप लोग भी देख लीजिएगा। और यूपीएससी वालों के लिए तो हम चल ही रहे हैं इस श्रृंखला में, और ये 7वां लेक्चर है यूपीएससी वालों का। इससे पहले आपके 6 लेक्चर काव्य शास्त्र के हो चुके हैं, जहां पर काव्य भेद, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण आदि को मैंने अध्ययन करवा दिया है। आप में से यदि पढ़ना भी चाहते हैं आप लोग जो और भी एग्जाम वाले हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं, वहीं पर पड़े हुए। चलिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेक्चर 7 है, काव्य भेद है, काव्य एवं काव्य शास्त्र वाली यूनिट 3 और 4 है। यूपीएससी वालों को ये पता है क्योंकि क्रम से आप चल रहे हो। चलिए, अब हम लोग काव्य भेद के बारे में सबसे पहले यहां पर समझेंगे चीजों को, और फिर हम उसके आगे देखेंगे। काव्य भेद के रूप में पहली बात क्या होता है, काव्यों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया है। ठीक है, एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तम काव्य,
मध्यम काव्य और अधम काव्य। कभी सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी पहली बार सुन लीजिए, अगली बार जब भी आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो दोबारा ही सुनेंगे। तो काव्य भेद में क्या सुना होगा आपने कि एक तो उत्तम काव्य होता है, एक मध्यम काव्य होता है और एक अधम काव्य होता है। तो एक वर्गीकरण तो ये हो गया कि भाई उत्तम काव्य, अधम काव्य और मध्यम काव्य, जो आपके आगे पढ़ने वाले हैं कि उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। ठीक है, हम लोग पीपीटी से समझेंगे, चूंकि पीपीटी से समझने में आसानी होगी। साथ में ही ये पीपीटी और नोट्स जो बैच में ज्वाइन विद्यार्थी उन सबको आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। मॉडल आंसर सहित जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं आप देख करके हैंड रिटन नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, तो एक भेद तो ये देख लिया, ये किस आधार पर है, ये है रमणीयता के आधार पर, अथवा व्यंग प्रधान है अथवा वाच्य प्रधान है। इस आधार पर ये वर्गीकरण है। कौन सा? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। किसके अकॉर्डिंग है? ये मम्मट के अकॉर्डिंग है। मम्मट कौन है उनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, अभी बता दूंगा। दूसरे भेद भी होते हैं, आपने देखा होगा, आप मानते होंगे वहां पर काव्य तीन प्रकार के, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, नाट्य काव्य, इस तरीके से। फिर वहां पर और भी वर्गीकरण आप देखेंगे, वहां पर चंपू काव्य हो गया, ठीक है, गद्य काव्य हो गया, पद्य काव्य हो गया, ये सब आप पढ़ते हैं। ये अलग वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को भी आगे हम लोग समझाएंगे। लेकिन चूंकि ये जो काव्य भेद है, इससे क्वेश्चंस यहीं पर पूछा जाता है, जो हम क्रम से पढ़ा रहे हैं आपको कि काव्य के प्रयोजन क्या है, काव्य के लक्षण क्या है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी क्रम में काव्य के भेद पढ़ने होते हैं, जो मम्मट ने रमणीयता के आधार पर तीन प्रकार के किए हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहली बात जो आज हम लोगों को काव्य के भेद के बारे में पढ़ना है कि काव्य का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। पहली बात ये समझ लीजिए आप, जिसमें से एक प्रकार का वर्गीकरण जो रमणीयता के आधार पर किया है, किसने किया है? तो मम्मट ने किया है। मम्मट कौन है? काव्य प्रकाश के लेखक है। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। समझ में आ रहा? उसके प्रथम उल्लास में ये सब बातें आई हुई हैं। तो काव्य भेद के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, आचार्य मम्मट ने काव्य के भेदों का निर्धारण इस आधार पर किया है कि काव्य में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में किसकी प्रधानता अधिक चमत्कृत है, यानी कि वाच्यार्थ अधिक चमत्कृत है अथवा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कृत है। इस आधार पर उन्होंने काव्य को बांटा है। एक शब्द में देखना पड़े तो रमणीयता के आधार पर। किसके आधार पर बोलो मेरे भाई? रमणीयता के आधार। चलिए अब देखो, यहां दो शब्द बहुत जरूरी समझ लेने के हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। दो शब्दों को आप समझ लीजिए। पहला है वाच्यार्थ, और ये जीवन भर काम आने वाला है, और दूसरा है व्यंग्यार्थ, यानी कि अर्थ, व्यंग अर्थ और वाच्य अर्थ। तो वाच्य अर्थ क्या होता है और व्यंग अर्थ क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, वाच्य अर्थ वो होता है जो उस शब्द में हूबहू निकल रहा होता है, यह मुख्य अर्थ होता है। उदाहरण में देकर के आपको समझाता हूं तो आप जल्दी समझ जाएंगे इस चीज को। जैसे मैं आया और मैं बहुत देर से प्यासा आया और बैठा रहा, और कोई हमसे पूछा पानी पीना है, तो मैंने कहा नहीं हमें पानी नहीं पीना है। हमने क्या कहा? नहीं हमें पानी नहीं चाहिए। इसका सीधा साधा अर्थ तो यही है कि हम पानी के लिए मना कर रहे हैं कि नहीं हमें पानी नहीं चाहिए। इसका सीधा वाच्य अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ, जो इसमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये इन शब्दों का सीधा अर्थ तो यही पता चला है कि नहीं हमें पानी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि आपको पता है कि मैं बहुत प्यासा आया हूं, दौड़ कर के आया हूं, दूर से आया हूं, और आपने बहुत समय तक पानी नहीं दिया है, तो मैं मुंह बना करके कह रहा हूं नहीं हमें पानी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें पानी तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन तुमने दिया नहीं। तो हमें पानी बहुत पहले चाहिए था और मुझे अभी भी चाहिए, लेकिन मैं गुस्से में हूं, तो मैं ऐसी बात हो रहा हूं। तो जो ये अर्थ निकल रहा है कि मुझे बहुत पहले पानी चाहिए था, जब मैं आया था, ठीक है। तो ये कहां से? ये तो शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो इसी को कहते हैं व्यंग अर्थ या छिपा हुआ भाव।
समझ पा रहे हो? जो छिपा हुआ भाव होता है, जो सीधे सीधे शब्दों में पता नहीं चलता है, उसे कहते हैं व्यंग्यार्थ। इसको समझने के लिए आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है? जैसे अभी मैं एक उदाहरण ताजा देता हूं। क्या हुआ कि परसों हमारे मित्र ने कहा कि भाई हमें दीपावली पर घर जाना है, छुट्टी अभी होने वाली है, जबकि अभी तो छुट्टी रक्षाबंधन की होने वाली थी। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, जबकि मैं समझ गया कि भाई रक्षाबंधन की कह रहा होगा, ये शब्द इसने दीपावली बोल दिया है। तो उसने शब्द तो बोला दीपावली की छुट्टी है, तो दीपावली की छुट्टी है तो दीपावली की छुट्टी का वाच्य अर्थ अलग है, लेकिन मैंने समझा रक्षाबंधन के लिए जाना है इसे। क्यों? क्योंकि व्यंग समझा मैंने उसका, मतलब मैं समझ गया भाव क्या है इसका। तो शाब्दिक जो हूबहू शाब्दिक अर्थ होता है उसे वाच्य अर्थ कहते हैं, जो उसका मूल अर्थ निकलता है, शब्दों का जो अर्थ निकलता है। लेकिन जो शब्दों के भाव होते हैं, शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव होते हैं, उन्हें हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ समझ में आ गया होगा। इसको समझाने के लिए कई उदाहरण हैं, आप लोग भी कई सोच सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। ये दो शब्द क्यों मैंने बता दिए, क्योंकि आगे इन्हीं के आधार पर आपके काव्य के तीनों भेदों का वर्गीकरण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो देखिए काव्य के भेद कितने हैं मम्मट के अकॉर्डिंग? तो ये है 3 भेद। कितने हैं? 3। कौन कौन से है सर? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो तीनों काव्यों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए उत्तम काव्य में होता क्या है, व्यंग अर्थ जहां अधिक चमत्कृत हो, यानी व्यंग अर्थ ज्यादा हो और वाच्य अर्थ कम हो। देखो यहां पर इसको तराजू बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप जानिएगा। ये तो जो तराजू बनी हुई है, इसका कौन सा पल्ला भारी है? तो ये जहां लिखा है व्यंग्यार्थ, यानी कि व्यंग अर्थ जहां ज्यादा हो, यानी कि आप ऐसा मान के चलो 30% वाच्यर्थ और 70% व्यंग्यार्थ। तो जहां व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कृत हो, अब थोड़ी सी काव्य शास्त्रीय भाषा प्रयोग करनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते व्यंग्यार्थ ज्यादा हो, ज्यादा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। आप कहोगे व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कृत हो, तो उसे कहेंगे हम क्या? उत्तम काव्य। वाच्यर्थ की अपेक्षा, यानी वाच्यर्थ भी होगा ऐसा नहीं है, लेकिन व्यंग्यार्थ अधिक हो, उसे कहेंगे उत्तम काव्य। और उसे ही ध्वनि कहेंगे, क्योंकि व्यंग के माध्यम से कुछ वो एक ध्वनि समझ रहा है, तो इसे ही हम ध्वनि काव्य भी कहते हैं। तो जो उत्तम काव्य है वही ध्वनि काव्य है, और उत्तम में क्या है? व्यंग ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना, व्यंग जहां ज्यादा होगा वह उत्तम काव्य, और जहां वाच्य ज्यादा हो और व्यंग कम हो, उल्टा कर दो कि 70% वाच्यार्थ हो और 30% व्यंग हो, तो उसे हम मध्यम काव्य कहते हैं। यानी कि जहां व्यंग क्या हो? गुणीभूत हो, गौण हो जाए जहां व्यंग, किसकी अपेक्षा? वाच्य की अपेक्षा। यानी कि वाच्य जहां ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? मध्यम काव्य, और जहां व्यंग ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? उत्तम काव्य। समझ में आ रहा? अब आ जाता है अधम काव्य। अधम काव्य से इसलिए कहते हैं कि ना ही यहां व्यंग तो होता ही नहीं है, यहां तो या तो यहां वाच्यार्थ ही निकलेगा। और लेकिन एक जगह ये भी 2 प्रकार का है, एक है शब्द वाला और एक है अर्थ वाला। यानी कि शब्द चित्र और अर्थ चित्र के भेद से अधम काव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो कि आगे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक जगह तो शब्द ही बहुत ज्यादा होंगे, शब्द ही शब्द लिखेगा, स्वच्छंदो छंद कच्छ, इस तरीके से। अभी आपको उदाहरण देंगे, डिटेल से में समझाएंगे, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक एक अर्थ को समझाऊंगा यहाँ। जैसे देखिए ये अधम काव्य का उदाहरण है। देखिए केवल शब्द शब्द दिख रहा है आपको, शब्द की भरमार है, और शब्द का अर्थ भी निकलेगा, लेकिन कोई व्यंग वगैरह नहीं होगा। ये गंगा जी के बारे में है कि स्वच्छंदो छल दच्छ कच्छ कोहरच्छता, है ना। इस तरीके से अभी पूरा एक अर्थ समझाऊंगा आप लोगों को मैं। चलिए, तो ये देखा आपने। इस तरीके से आगे एक और उदाहरण आएगा, ये अर्थ चित्र का है। इसमें अर्थ तो अच्छा है लेकिन कोई व्यंग नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्या है, यहां पर
तीन प्रकार के ये काव्य हो गए अधम काव्य। अभी मैंने सामान्य तरीके से आपको तीनों समझाने का प्रयास किया, अब आंसर की दृष्टि से आपको समझाना पड़ेगा, अभी डिटेल से में समझना पड़ेगा एक एक कि अधम काव्य कौन है। ये जहां शब्द होगा या अर्थ होगा लेकिन व्यंग नहीं होगा, वाच्य अर्थ निकलेगा, अर्थ तो निकलेगा लेकिन व्यंग नहीं होगा। और जहां व्यंग होगा, सर्वाधिक व्यंग होगा, उसे कहेंगे उत्तम काव्य। जहां वाच्य अधिक होगा उसे कहेंगे हम, वाच्य अर्थ अधिक होगा उसे कहेंगे मध्यम काव्य। और जहां शब्द चित्र अथवा अर्थ चित्र होगा उसे कहेंगे अधम काव्य। तो उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य, यहाँ वर्गीकृत किस आधार पर किया गया है ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि भाई व्यंग अर्थ अथवा वाच्य अर्थ के आधार पर अथवा रमणीयता के आधार पर किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम लोग, अब हम समझेंगे उत्तम काव्य को कि उत्तम काव्य की परिभाषा क्या है और उत्तम काव्य को कहते क्या है। इन फोटो में एक चीज मैं यहां बता देता हूं, ये जो मैंने फोटो प्रयोग की है एआई जनरेटेड है, आपको देख करके भी पता चल रहा होगा। इनको मैंने सिर्फ इसलिए उपयोग किया है यहाँ कि मैं आपको जो श्लोकों के अर्थ हैं और श्लोकों के अर्थ बहुत ही सहज तरीके से, सरल तरीके से समझा सके। इसमें एक चीज की कमी होती है, गलती होती है कि ये गलत लिख देता है कभी कभी कुछ चीजें। कौन? एआई। तो फिर क्या करना होता है, जब आप जो भी परिभाषाएं वगैरह देखेंगे वो मेरे इस नोट्स से जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया है हैंड रिटन, उससे देखेंगे। यही बात मैंने यहां पर लिखी है, जो बात वहां मैंने डायग्राम में बनाई है कि मम्मट द्वारा काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य भेद का विस्तृत विवेचन किया गया है, जो कि रमणीयता के आधार पर तीन प्रकार के हैं। काव्य भेदा त्रिधा, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। उत्तम काव्य को हम ध्वनि काव्य कहते हैं और ये वाच्य अर्थ कम होता है, व्यंग अर्थ अधिक होता है। गुणीभूत व्यंग काव्य मध्यम काव्य को कहते हैं, यहाँ वाच्य अर्थ अधिक चमत्कृत होता है, व्यंगार्थ कम होता है। और यहाँ अधम काव्य को चित्र काव्य कहते हैं, इसमें शब्द चित्र या अर्थ चित्र होता है और व्यंग नहीं होता है। देखो कितने जल्दी आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। यही है इंट्रोडक्शन, यही आपको इंट्रो लिखना है पेपर में, ये हो गया इंट्रोडक्शन। तो आपको समझ में चीजें कितने जल्दी से आ रहे हैं। एक बार आपको समझ लेते हो, वहां पर भी यहाँ आपको पढ़ना है एक बार, अब बार बार ये 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर आपको यदि 10 बार आपने ये पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं कोई समस्या ही नहीं आने वाली है, ठीक है, आपको याद होगा। वैसे भी कई लोगों को पहले से होगा। अब हम लोग उत्तम काव्य के बारे में पढ़ेंगे तो परिभाषा वहां समझेंगे, लेकिन वहां की उसकी जो परिभाषा या श्लोक लिखे हैं वो यहाँ देख करके आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इदम उत्तम अतिशयनी व्यंगे वाच्या ध्वनिर्बुधैः कथिताः, ये उत्तम काव्य की परिभाषा है, इसको हम लोग यहां समझेंगे। लिखा इदम उत्तम अतिशयनी व्यंगे वाच्याद ध्वनिर्बुधैः कथिताः। तो सबसे पहले बात यहां पर दो बातें समझना है कि इसकी परिभाषा है ये किसकी, उत्तम काव्य की। कौन सी? ये है, किसने दी है? मम्मट ने। मम्मट के द्वारा उत्तम काव्य की परिभाषा क्या दी गई है? पूछलेगा कभी तो क्या कहोगे? इदम उत्तम अतिशयनी व्यंगे वाच्याद, कह बुधैः कथितः, विद्वानों ने कहा है। क्या कहा है विद्वानों ने? कि वाच्याद व्यंगः अतिशयनी, कि जहां वाच्य से अधिक व्यंग अतिशयी हो, सह क्या है? उत्तम, यानी वो उत्तम काव्य है। तो उत्तम काव्य क्या है? जहां वाच्याद अतिशयनी व्यंगे, के वाच्य से अधिक चमत्कृत व्यंग हो, उसे क्या कहा है विद्वानों ने? ध्वनि कहा है, साथ ही साथ वो उत्तम काव्य कहा है। विद्वानों ने क्या कहा है कि जहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग ध्वनि अधिक चमत्कृत हो, वही क्या है? उत्तम काव्य है, ठीक है। ये अब कैसे वाच्य की अपेक्षा व्यंग अधिक है उसका एक उदाहरण यहां पर कौन दे रहा है? मम्मट दे रहे हैं। और ये उदाहरण कहलाता है ऑफिशियल एग्जाम्पल, मेरी दृष्टि में औपचारिक, यानी जो उदाहरण मम्मट ने प्रयोग किया है वो। तो आपको क्या करना है कि जो इनके औपचारिक उदाहरण हैं उनको याद करना है और पेपर में इन्हीं को लिखने का प्रयास करना है। इसके अलावा भी लिख सकते हो, लेकिन ये जरूर आपको याद रखना है। हर जगह काम यही आएगा, पूछा यही जाएगा। जैसे व्याकरण में भी उदाहरण होते हैं, जैसे शुद्धि उपास्य है, ऑफिशियल एग्जाम्पल कहता हूं मैं इसको, तबलका रहा है, ये सब
ऑफिशियल एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि ये ग्रंथों में प्रयोग किए गए हैं और बार बार संस्कृत वाले बहुत सोचने का प्रयास करते नहीं है। जो पेपर बनाते हैं उन्हें जो याद है वो देख दाख के वही बना देते हैं। कोई ज्यादा श्रम करना नहीं चाहता है, संस्कृत वाले हो चाहे कोई वाले हो, बुरा मत मानिएगा, कोई ज्यादा श्रम करना नहीं चाहता है, उन्हें जो याद होता है वही बना देना चाहता है। चलिए अब देखो, अब यहां पर जो ये श्लोक है इसका पहले मैं हिंदी का भाव समझा देता हूं, फिर इस श्लोक को समझाऊंगा। मैं हमेशा इसी टाइप का व्यक्ति हूं कि सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, हिंदी अर्थ समझाऊंगा, फिर एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगा, फिर उसके बाद श्लोक समझाऊंगा। देखो समस्या क्या है, यहाँ दो फ्रेंड हैं। अब दोनों फ्रेंड दोनों महिलाओं को देख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। समस्या क्या आया है यहाँ कि इस बालिका का जो प्रेमी है वो रूठा हुआ है। क्या है? इस बालिका का प्रेमी रूठा हुआ है, गुस्सा हो गया है, लड़ाई हो गई है, नीला हरा ड्रम उठने की स्थिति आ रही है। लेकिन तो इसने क्या कहा, अपनी फ्रेंड से कहा कि एक काम करो, तुम उसके पास जाओ और उसे मनाओ, हम दोनों की भी संधि कराओ, सुलह कराओ, समझौता कराओ। लेकिन ये फ्रेंड जाती है और ये सुलह और समझौता करने की बजाय खुद ही जाकर के सेट हो जाती है और क्या करती है कि जो भी काम इत्यादि काम वासनाएं हैं वो उसके साथ करके आ जाती है। जैसे ही वो उसके साथ ये सब करके आती है तो ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। यहां ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं यहां पर कि उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि तू मनाने नहीं गई थी भाई, तू उसके पास संभोग आदि करने गई थी, क्योंकि उस प्रकार के लक्षण यहां पर दिखाई दे जाते हैं। क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो मैं दो चार लक्षण पहले आपको समझा देता हूं, फिर आपको इस श्लोक का अर्थ और समझा दूंगा, क्योंकि वो आप पकड़ लेंगे तीन चार शब्द, फिर जीवन में सब चीजें पकड़ जाएंगी। वहां पर होता क्या है कि क्या लक्षण ये देखती है, यहां मैं आपको मनोविज्ञान भी बता रहा हूं और ये आप लिख सकते हो कि भाई ऐसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति में जब कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने के बाद न्यायालय में अपने आप को प्रेजेंट करता है और अपनी बात को रखता है, रखते समय उसके कैसे होंठ सूखने लगते हैं, टेढ़ी कैसे देखता है, मतलब जो भी एक्टिविटीज करता है, गतिविधियां करता है, उस आधार पर समझा जा सकता है कि ये चोर है। इसी आधार पर ऐसा ही कुछ भाव यहां पर है कि भले वह जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक करके आई होगी कि भाई ठीक से कंघी कर लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी उसकी सहेली समझ गई कि नहीं ये तो संभोग करके आई है। कैसे समझ गई, कैसे पॉसिबल है? तो ये है उसका आकलन, यानी कि मनोविज्ञान, कि मन को समझ लेना। तो उसने देखा कि स्तनों का जो चंदन पूरी तरह मिट गया है, निःशेष चित्त चंदन, इसका अर्थ है निःशेष चित्त चंदन। शब्द याद रखना, भी श्लोक में यही शब्द आएंगे। तो उसके स्तनों का चंदन मिट गया है, किसके? जो ये नहा करके आई है, जो उसके प्रेमी के पास गई थी। दूसरा, निर्मिष्टरा गोधरहा, और अधरों का लाल रंग मिट गया है, यानी कि होंठों की लाली मिट गई है। ठीक है, और क्या मिट गया है? बोले नेत्रे दूर मंजनी, आंखों का काजल फैल गया है, यानी कि काजल फैला हुआ दिख रहा है, लाली मिट गई है। स्तनों का जो चंदन है वह मिट गया है। वो कह रहा है पुलकिता तन्वी तन्ही, शरीर रोमांचित अथवा पुलकित है, तो पुलकिता तन्वी तनु, ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहे हैं। कह रही है जो यहां पर कि भाई ये संभोग करके आई है।
तो यहां मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी हम देख सकते हैं कि उस समय सामान्य व्यक्ति को भी मनोविज्ञान का स्तर क्या था। आप कहेंगे ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, तो फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए कि आई है या नहीं है, नहीं कर पाते हो सामान्य तरीके से पता, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता दीजिएगा बालिका है। तो उसके लिए क्या है कि एक समझ का स्तर होना आवश्यक है, वही यहाँ पर चर्चा आया है। इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा कोई, मैं बस समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं कि ये श्लोक का अर्थ आपको जीवन में कभी ना भूले। मेरा पढ़ाने का यही मकसद रहता है कि एक बार आप पढ़ लिए तो फिर कभी भूलने वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर और भी कुछ कुछ हम अर्थ समझ लेते हैं कि निःशेष, निःशेष मतलब पूरी तरह, निःशेष मतलब पूरी तरह या संपूर्ण रूप से, चित यानी मिट गया है क्या, चंदनम यानी कि निःशेष चित चंदनम यानी कि पूरी तरह, चित यानी मिट गया है, चंदन यानी चंदन। और आगे क्या है, स्तन तटम, स्तनों का ऊपरी भाग पर जो लगा है, स्तनों के जो तटों पर लगा है, निर्मिष्ट रागोधरहा, निर्मिष्ट यानी लाल रंग मिट जाना, रागा है यानी निर्मिष्ट लाल रंग मिट जाना, अधरहा यानी होठ, नेत्र यानी आंखों में, दूर मंजने, दूरम अंजने, अंजन मतलब काजल, तो दूर हो गया, काजल फैल जाना, दूर मंजने, पुलकिता यानी रोमांचित, तन्वी तनिहि, तन्वी तनुहु यानी तेरा शरीर, उस लड़की का शरीर, उस बालिका का शरीर, मिथ्यावादिनी दूती, हे मिथ्यावादिनी झूठ बोलने वाली, दूती यानी सखी या संदेश वाहिका, बस होता है ये यहाँ पर इसकी सखी थी यानी कि दूती थी, तो दूती ही समागम करके आ गई है। तो झूठ बोलने की संदेश वाहिक, संदेश वाहिका, बांधव जनस्य प्रिय यानी प्रेमी के, अज्ञात पीड़ा में छिप कर मिलने वाली, बांधव जनस्य जो तुम्हारे बंधु के समान था, बांधव जनस्य, यह जनस्य भी कह देता, बांधव शब्द कहने का ही अभिप्राय है, मैं तुम्हारी बहन की जैसी थी, बंधु की जैसी थी, अज्ञात पीड़ा में, और पीड़ा के समय में तुमने छुप करके, अज्ञात पीड़ा में, बापी स्नातुम यानी कि तालाब में स्नान करने के लिए, गतोपी गई थी, गतासी तुम तो बापी में स्नान करके गई थी, न पुनः तस्य अधस्यांतिकम, ऐसा है कि पापी स्नातुम गतासी, तुम तो पापी में स्नान करने के गई थी, के लिए गई थी, तालाब में स्नान करने के लिए गई थी, ना पुनः तस्य अधम अधमस्य अंतिकम, ना कि उसके अधम के यहां गई थी, यानी कि तुम तो भाई उस बापी में स्नान करने के लिए गई थी, और स्नान करने के कारण तुम्हारा ये सब मिट गया है, तुम उसके मिलने थोड़ी गई थी। समझ पा रहे हो आप लोग? वो ये कह रही है कि तुम्हारे स्तनों का चंदन मिट गया है, तुम्हारे होठों की लाली मिट गई है, तुम्हारी आंखों का काजल मिट गया है, और तुम्हारा शरीर पुलकित हो रहा है, ऐसी है झूठ बोलने वाली दूती, तुम अपने बंधु के समान जो लोग हैं उनको पीड़ा देती हो, और तुम तो भाई स्नान करने के लिए गई थी, तुम उस नायक से मिलने के लिए थोड़ी गई थी। तो इसका बात अर्थ क्या है कि भाई तुम उससे मिलने नहीं गई थी, तुम तो स्नान करने गई थी। लेकिन व्यंग अर्थ क्या निकल रहा है कि ये सब जब मिट गया है और अपने नायक को ये अधम कह रही है, तो अपने नायक को कोई अधम क्यों करता है? जब कह रहा है जब गुस्से में हो, तो ये अधम शब्द, अधम शब्द क्या दिखा रहा है? यह व्यंग अर्थ यहां पर यह निकाल रहा है कि तुम नहाने नहीं गई थी, तुम उससे मिलने गई थी, रमणीयता करने गई थी, और रमणीयता करने के कारण तुम्हारा ये सब मिट गया है। समझ में आ रहा? तो जो इसका बातचीत अर्थ निकल रहा है वो तो ये निकल रहा है कि भाई तुम उससे मिलने नहीं गई थी, तुम तो स्नान करने गई थी, तुम उस अधम से मिलने नहीं गई थी, तुम तो। लेकिन जो अधम शब्द का प्रयोग है नायक के लिए और जो ऊपर लक्षण है, इन सबसे स्पष्ट हो रहा जाता है यहां व्यंग्यार्थ यह है कि तुम नहाने नहीं गई थी, तुम उससे मिलने ही गई थी, उस अधम से। इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ यह है कि ये सखी तू कहती है
तू कहती है कि तू तालाब में स्नान करने के लिए गई थी, आप मिलने के लिए गए थे, लेकिन तेरे शरीर पर चंदन पूरा मिट जाना, ऑटो का रंग, आँख का काजल फैल जाना और शरीर में, ये सब क्या कहे, ये झूठ बोलने वाली सखी, क्या तुम चुपके से अपने प्रिय से मिलकर नहीं आई? मैं तेरी इस बात और भरोसा नहीं। अरे ये सब फालतू का अर्थ देना, ऐसा कुछ अर्थ नहीं है ना। एआई की औकात उतनी ही है जितना आवश्यक है। ये फोटो बनाने के लिए मैंने बता दिया, तो आपको शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इस श्लोक को समझ लेते हैं एक बार, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। निर्शेषित चंदन, कि जिसके स्तनों से चंदन हट गया हो, स्तन तटम निर्मिष्टरागाधरो, यानी कि स्तनों के तट से क्या हो गया, चंदन क्या हो गया हो, दूर हो गया हो। निर्मिष्ट रागोधरो, जो आंखों से क्या हो गया, निर्मिष्ट मिट गया हो, क्या, अधरों से यानी होठों से लाल रंग। नेत्रे दूर मंजने, और नेत्रों का क्या हो गया हो, काजल दूर हो गया हो। नेत्रे दूर रंजने पुलकिता तन्वी तबेयम तनुहु, कि पुलकित जो तुम हो रही हो, तुम्हारा शरीर जो पुलकित हो रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है। तो चार लक्षण यहाँ पर बताए हैं। अंकर मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस, के मिथ्या है, मिथ्यावादी दूधी बांधव जनस से, क्योंकि बंधु जन की जो पीड़ा थी उस समय तुमने ऐसा कार्य किया है। वापी स्नामितु गतासी, वापी में तुम स्नान करने के लिए गई थी। ना पुनस्तस्य अधमस्यांतिकम, ना कि तुम उस अधम से मिलने गई थी। ये बात है। अब मैं आपको इससे परे इसका अर्थ समझाता हूं। ये सब अर्थ आपने समझ लिया है, ये आपको श्लोक याद करना है, रट जाना है रिटर्न लिखने वालों को। यदि ये श्लोक इतना अर्थ मैंने क्यों समझाया, आप लोगों को लग रहा होगा सर इसका अर्थ ऐसा है, फिर भी आप इतना आसानी से या इतना बार बार शब्द बोल करके समझा रहे हैं। मूल कारण यह है कि मुझे यहां शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे यह है कि आपको शब्दों का अर्थ हो जाए और आप याद कर लें। निशेष चित चंदन स्तन तटम निर्मिष्ट रागोधरः, नेत्रे दूरवंजने पुलकिता तन्वीत वीयम तनु, मिथ्यावादिनी दूती बांधव जनस्य ज्ञात पीड़ागमे, वापि स्नामितो गतासि न पुनस्तस्य अधमस्यांतिकम। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है इस पद्य को। और ये पद्य यदि पेपर के लिए याद नहीं रहा तो कोई काम की आपकी बात नहीं है। अब इस यहां पर मैं आपको तीन बातें समझाता हूं जो देखिए एक्स्ट्रा व्याख्या में लिखनी होती हैं। पहले इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष। इसका एक मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि आप लक्षण देख करके समझ सकते हो व्यक्ति क्या करके आया है, और यहां नहीं, ये हर जगह के लिए आप विकसित कर सकती हो इस प्रकार का लक्षणों की बात मैंने बताया याज्ञवल्क्य स्मृति में भी वहां पर की गई थी। दूसरी बात कि यहां पर मिथ्यावादिनी दूती, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, यहां पर आप संस्कृत जगत में कहीं भी देखिएगा ऐसा बहुत कम आया है कि पुरुष धोखा दे रहा है। ऐसा बहुत आया है कि महिला को ही ऐसे कामों के लिए करना, कि मिथ्यावादिनी दूती। मिथ्यावादिनी दूता क्यों नहीं आया? भाई दूता हो सकता था, समझ पा रहे हो? लेकिन आएगा मिथ्यावादिनी दूती। चूंकि साहित्य जगत में इस बात का पर जब कहीं भी आप देखेंगे तो इस तरीके के जब भी प्रयोग करना है उसमें महिला को ही ऐसा किया गया है। ऐसा मैंने कई जगह पर पाया है। तो आप तो या तो ऐसा मान लीजिए कि यहां पर पितृसत्तात्मक सोच दिखाई देती है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि सर की ही सोच खराब है। लेकिन यह एक कटु सत्य है कि मिथ्यावादिनी दूती, और ये उस तात्कालिक समाज में महिलाओं की स्थिति और अवस्थिति को दिखाता है। आज तुम कह के देखो ये बात किसी बालिका से, नीला ड्रम तैयार कर देंगी तुम्हारे लिए। तो मिथ्यावादिनी दूती शब्द तात्कालिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही है उसको दिखाता है, क्योंकि कभी वही इस उदाहरण सोच सकता है, वही चीजें लिख सकता है जो वो आपने आसपास जगत में दिख रहा होगा। तो मिथ्यावादिनी दूती शब्द क्या दिखाता है? एक चीज और कि बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, ये शब्द दिखाता है कि उस समय भी नैतिकता की स्थिति क्या थी, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या था, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या थी, कि बंधु को भी धोखा दे दी,
बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागम। आज ही हमारे यहाँ हम कह रहे हैं कि आजकल के लड़के भागने लगे, लव मैरिज करने लगे हैं, शादी से पहले संबंध बनाने लगे हैं, या फिर एक्सटर्नल अफेयर चल रहे हैं। एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर है ना, यहां नहीं दिख रहा है एक्सटर्नल अफेयर कि एक सहेली अपनी सहेली के पति से मिलकर के आ रही है। इस समाज में भी ऐसा चलता था। तो आपको जो पहले मूर्ख बनाते हैं कि पहले बहुत सब कुछ सुंदर था, स्वर्ग था, ऐसा नहीं होता था। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये सब हमेशा चलता था। आप ये बात चाहे यम यमी सम्मान में देख लीजिए, चाहे आप विश्वामित्र कह रहा हूं मैं, उर्वशी का वो उधर एक संवाद है उसमें भी देख लीजिए। तो ये हमेशा चलता रहा है। तो बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, ये शब्द क्या दिखा रहा है कि एक तो नैतिकता का ह्रास है, दूसरा एक्सटर्नल मतलब साथी के बाद या फिर वहां पर अवैध संबंध चल रहे हैं संभोग के प्रक्रम में। ये बात सामने आती है इस उदाहरण से। तीसरी बात बताता हूं, बापी स्नामितु गतासिना पुनः तस्य अधमस्यांतिकम, कि तुम तो बापी में स्नान करने गई थी, यानी कि वहां पर बापी आदि यानी स्नान करने का एक मूल साधन क्या था, तो तालाब आदि का प्रयोग किया जाता था। यानी कि तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि उस समय पे किया जाता था नॉर्मल, तो यानी कि यह है कि तालाब आदि का नॉर्मली सामाजिक उपयोग था, नहाने आदि के लिए कोई भी जाएगा नहा के आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ चार बातें इंपोर्टेंट दिख रही हैं और ये आपको दिख रहा है। और ये अधम शब्द नीले ड्रम की ओर संकेत करता है। चलिए, तो ये अधम शब्द नीले ड्रम की ओर संकेत करता है, लेकिन वो अभी चूंकि कोई यहाँ पर है नहीं, तो इस तरीके से आपको ये शब्द श्लोक ध्यान देना है। आगे चलते हैं। अब ये एक एक शब्द आपको याद हो जाएगा, कभी जीवन में मिल जाएगा ये श्लोक, तो आप उसके अर्थ को समझ जाएंगे, और इस आधार पर मैंने आपको समझाया है। चलिए, और ये बातें जो एक्स्ट्रा बताते हैं आप लिख सकती हैं, भावार्थ है ये, इसका भी व्यंग्यर्थ है। जितना व्यंग्यर्थ आप समझ रहे हो उससे कहीं अधिक व्यंग्यर्थ समझने की क्षमता होनी चाहिए आप में। साहित्यिक हैं आप तात्कालिक समाज को कैसे इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं, तात्कालिक सामाजिक स्थिति को कैसे समझ सकते हैं। मिथ्यावादिनी दूती सामाजिक स्थिति को दिखा रहा है तात्कालिक समय की। बापी स्नातुम गतु, स्नान करने के यानी कि वहां के क्या सिस्टम था, है ना, वाटर सिस्टम क्या है, वाटर सिस्टम को दिखा रहा है। और यहाँ ये बांधव अज्ञात पीड़ागमे, ये उस समय की मॉरल वैल्यूज को दिखा रहा है, और ये उस समय की मनोविज्ञान को दिखा रहा है। और वहां और मनोविज्ञान के साथ ही कैसे वहां सुंदरता के लिए क्या क्या आपके प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग किया जाता था और नेचुरल चीजों का प्रयोग किया जाता था, वह भी दिखा रहा है। जैसे चंदन का उसमें इस्तेमाल वहां पर होता था, लाली का भी प्रयोग होता था। तो लाली किस चीज की रहती थी, वो भी कृत्रिम, वो भी उस समय प्राकृतिक रहती होगी। अंजन यानी काजल भी रहता था। तो चार चीजों का भी दिखा रहा है कि वहां सौंदर्य प्रसाधन की स्थिति क्या थी, वो भी दिख रही है। कैसे थे, सौंदर्य प्रसाधन कैसे थे, यह भी वहां पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा? चलिए आगे चलते हैं। तो ये बातें भी आप यहां पर समझ सकते हैं। तो आपको यहां पर सहृदयी क्या है, आपको उस श्लोक से जोड़ना है, और इस श्लोक के आधार पर यह नहीं समझना का सिर्फ अर्थ क्या है। इस अर्थ में जो इस श्लोक में एक एक शब्द प्रयोग है, उस शब्द के पीछे क्या कारण है, क्या सामाजिक स्थिति दिखा रहा है, क्या बता सकता है। यदि ये समझने की क्षमता है, तब आप साहित्य पढ़ करके अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, तात्कालिक समाज को, उन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये उत्तम काव्य का आपका लक्षण हुआ। उत्तम काव्य क्या है? उत्तम काव्य की परिभाषा ये लिखी है कि जहां वाच्यर्थ की अपेक्षा व्यंग्यर्थ चमत्कृत हो, जैसे इस श्लोक में था, वो यहाँ वाच्यर्थ गुण हो जाता है। इदमुत्त अतिशयनी व्यंगे वाच्या ध्वनिर उदयी कथिता है, यानी विद्वानों ने यानी उदयी ही इसे ध्वनि काव्य कहते हैं। किसे? जहां व्यंग अर्थ अधिक हो, किससे? वाच्यर्थ से। तो व्यंग अर्थ देखो बजनी है, ज्यादा है, इससे वाच्यर्थ से, तो वह क्या है? उत्तम काव्य है। उत्तम काव्य हम लोगों ने समझ लिया है।
अब वही उदाहरण का यहाँ है कि देखो ये कह रहा है कि नायिका के सारे की स्थिति मिटा हुआ चंदन फीके होंठ चीख कर यह होंठ चीख चीख कर यह ध्वनित कर रही है कि वह स्नान करने नहीं बल्कि गुप्त रूप से नायक के आश्रम में मिलने गई थी। यहाँ छिपा हुआ यही व्यंग्यार्थी चमत्कृत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ मध्यम काव्य के बारे में। तो मध्यम काव्य क्या है मेरे भाई? मध्यम काव्य ये है कि जहां व्यंग अर्थ की अपेक्षा वाच्यर्थ अधिक चमत्कृत हो, यहाँ व्यंग्यर्थ गौण या छोटा या गुणीभूत हो जाता है, यानी यहाँ वाच्यर्थ अधिक होगा और व्यंग्यर्थ कम होगा। भाई हर जगह व्यंग्यर्थ थोड़ी अधिक रहेगा तो कहीं वाच्यर्थ भी रहेगा। तो जहां व्यंग्यर्थ मान लीजिए 30% है और वाच्यर्थ 70% है, तो गुणीभूत या ऐसा नहीं कि केवल एक ही रहेगा, रहेंगे दोनों, बस कम अधिक का अंतर होगा। जहां व्यंग्यर्थ ज्यादा होगा उसे उत्तम काव्य, जहां वाच्यर्थ अधिक होगा उसे मध्यम काव्य। तो गुणीभूत का अर्थ है जो गौण हो गया है। ठीक है, तो गुणीभूत व्यंग काव्य कहते हैं इसे, कि जो गौण हो गया है। क्या हो गया है गौण यहाँ पर? तो व्यंग गौण हो गया है। यहाँ व्यंगार्थ तो है सही, पर वह वाच्यर्थ के आगे दब गया है, यानी वाच्यर्थ ज्यादा चमत्कृत है किसकी अपेक्षा? व्यंग्यार्थ की अपेक्षा। इसलिए चलिए अब यहां पर तो ये आपको इसका भी समझ में आ गया कि व्यंग्यार्थ है, ये इसका आपकी परिभाषा हो गया। यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है वो आंसर्स में आपको देखेंगे, यहाँ बताएंगे ये है मध्यम काव्य से अतादृशी गुणीभूत व्यंग्येतु मध्यमम, कि जहां पर गुणीभूत व्यंग हो जाता है वहां पर व्यंग क्या हो जाता है? जहां गुणीभूत हो जाता है, यानी कि इसका मतलब सीधा साधा है कि जहां वाच्यर्थ अधिक हो जाता है तो उसे हम मध्यम काव्य कहते हैं। ये हो गया। अब इसका उदाहरण है ग्रामम तरुणम तरण्याम, क्योंकि ये सभी श्लोक याद करने हैं इसलिए मैंने श्लोक पर बहुत अधिक फोकस कर रहा हूं, टाइम दे रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। अब देखो इसको देखो, दूसरी स्टोरी समझ लो। यहाँ तो साहित्य में यही मजा है, लव स्टोरी समझो बस, और कुछ नहीं है जीवन में, है ना? तो मजे हैं साहित्य पढ़ने में। चलिए अब ये क्या है? इन दोनों ये है प्रेमी बालक और ये है बालिका। ये है बालक और ये है बालिका। इन दोनों ने सेटिंग बनाया मिलने का, है ना? जब मैं उदाहरण समझाता हूं तब मैं भाषा बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को इस श्लोक का पहले भावार्थ समझाएं, फिर उसके बाद भाषा बेहतर प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अनुप्रयोग करनी है आंसर्स में। ठीक है, चलिए तो ये है बालक और ये है बालिका, दोनों ने सेटिंग बनाया, चलो मिलके आते हैं, मिलेंगे तो शाम को मिलेंगे। किधर मिलेंगे? उन्हें कहा एक काम करते हैं, वो पार्क में मिलेंगे, और पार्क में जो पेड़ है ना, जहां पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, वहां पर अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, वहीं पर मिलेंगे। अब क्या है? लेकिन हुआ क्या कि सेटिंग था, शाम को 5 बजे मिलने जाना था दोनों को, 5 बजे, और इन्होंने मिलने की योजना बनाई सुबह 8 बजे, ट्यूशन जाते समय, कोचिंग जाते समय बनाया सुबह 8 बजे कि कम करते हैं, शाम को पार्क में मिलेंगे जहां पर फूल लगे हुए हैं अच्छे अच्छे। लेकिन हुआ क्या कि दिन में 2 बजे इस बालिका के यहां इसके रिश्तेदार आ गए। अब ये बालिका खाना बनाने लगी, चाय बनाना पड़ा, ये सब करना पड़ा, उनकी सेवा करनी पड़ी अतिथि का। तो हुआ क्या कि 5 बजे मिलने नहीं जा पाई, और वो लड़का वहां पर 5 बजे फिक्स टाइम से पहुंचा, बैठा रहा, 5:30 तक बैठा रहा, 6 तक बैठा रहा, 6:30 तक बैठा रहा। अब 6:30 बजे आया वो, मुंह लटकाए हुए, और जो वहां फूल लगे थे, झाड़ी लगी हुई थी, उससे एक फूल तोड़ करके लटकाते हुए जा रहा था हाथ में वापस घर। जैसे ये घर जब जा रहा था 6:30 बजे, तब ये लड़की बाहर निकली और छत से इसने देखा उस लड़के को मुंह लटकाए हुए, हाथ में फूल लेते हुए, फूल की डाली लेते हुए जाते। तो इस बालिका को बुरा लगा, इसकी जो मुख है फीका पड़ गया,
देखो, देख रहे हो फोटो में दिख रहा है, मुख फीका पड़ गया है ना, इस तरीके से फीका पड़ गया। तो ये है पूरी स्टोरी, यही है श्लोक का अर्थ। अब श्लोक के अर्थ को आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर बोलिए आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं हुआ, ये पूरा मूवी थोड़ी चल रही है, श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। चलिए, तो ये है, देखो, ग्रामम तरुणम, गांव का एक युवक, गांव का युवक, ग्रामम तरुणम, तरुण्य यानी युवती द्वारा, नव अंजुल मंजरी, नई अशोक या फूलों की लता या गुच्छा, अंजलि नव अंजलि, सनाथ करम जिसे साथ धारण किए हुए, करम यानी हाथ में, सनाथ करम का मतलब है हाथ में जो मंजली लिया हुआ है अशोक की या जिसकी भी एक हाथ में डाली लिया हुआ है, पश्यंत्या यानी देखते पर, भवती हो जाती है, जैसे उसे ऐसे शाम को देखती है डाली लिए हुए, नितराम यानी मुहु, यानी मुहु नितराम यानी बार बार उसे देख करके, नितराम अत्यंत मलिना मुख छाया, उसका चेहरे का रंग क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? फीका पड़ जाता है। तो अब मुझे बताइए, तो पूरा अर्थ ये हुआ कि गांव का एक लड़का और लड़की है, ग्राम का तरुणा तरुण्य है, मिलने की प्लानिंग बनाते हैं, ये भावार्थ है। तो नव अंजलि सनातकर्म की वो देखती है जब आकर के उसे, कि वो अंजलि की लता लेकर के आ रहा हुआ है वापस, उसे जैसे ही वो पश्चिमता देखती है और देखते देखते उसे का क्या हो जाता है, जो बार बार देख करके 2-3 बार उसने देखा कि वो आ रहा है, और उस तरीके से तो इसका क्या है, मुख क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या यहां, आप बताओ इसमें कि सबसे ज्यादा आपको क्या वाच्य अर्थ दिख रहा है और क्या व्यंग दिख रहा है? तो देखो, व्यंग अर्थ तो यहां पर यह है कि देखो, वो ये वापस लेकर के लौट आया है और वो दुखी होगा, या फिर नव अंजलि है, तो दिख रहा है कि वो वहां पर गया था और जाकर के वापस लौट आया, यानी व्यंग अर्थ है कि वो भाई 5 बजे टाइम से गया था, ये लड़का तो टाइम से गया था लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो ये तो है व्यंग अर्थ। लेकिन उससे कहीं अधिक यहां हो गया कि मलिना मुख छाया, तो मुख की छाया क्या हो गई? मलिन हो गई, इसका मुंह लटक गया, चेहरे की छाया बुझ गई, चेहरे के भाव वैसे हो गए। तो यहां मलिना मुख छाया वाच्य अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है। नव अंजलि सनाथ करम, ये व्यंग अर्थ के लिए है, तो यहां व्यंग कम हो गया, यानी कि, लेकिन मलिना मुख छाया प्रधान हो गया, या फिर अधिक चमत्कृत हो गया कि भाई उसका मुंह लटक गया ऐसा देख करके। और यही है, जब व्यंग की अपेक्षा वाच्य अधिक चमत्कृत हो जाए, तो मलिना मुख छाया ये क्या है? वाच्य अर्थ का अधिक चमत्कृत हो जाना, कि उसका मुख क्या फीका पड़ गया। तो मलिना मुख छाया शब्द यहां पर आपको याद रखना है पेपर में लिखने के लिए, कि जो मलिना मुख छाया है यह वाच्यर्थ नम मंजरी सनाथ करम इस व्यंग की अपेक्षा अधिक चमत्कृत हो गया, और इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मध्यम काव्य कहेंगे। तो ग्राम तरुणम तरुण्या नव अंजलि सनाथ करम, तो ये आपको समझ में आया इतना? कि प्रधान वाच्य अर्थ है, यानी कि हाथ में नई मंजरी लिए गांव के युवक को देखकर तरुणी का मुख अत्यंत उदास हो गया। यह दृश्य अपने आप में इतना सुंदर और मार्मिक है कि यह मुख्य व्यंग अर्थ, यानी युवक ने संकेत स्थल में लाने वाली मंजरी तोड़ दी थी, लेकिन नायिका वहां पहुंच नहीं सकी, इसलिए अब वह पछता रही है। यह छिपा हुआ अर्थ दृश्य के सौंदर्य के आगे दब गया है, यानी कि जो ये मंजली लेकर के आ रहा है ये दब गया है, किस कारण? कि इसका मुंह लटका हुआ है। मतलब ये कि प्यार तो करती है लेकिन मजबूरी में नहीं आई है, समझ पा रहे हो? ये इसके मुंह ने, ये अगर खुश होती या डांट रही होती या लड़ रही होती
तब तो ये हो जाता कि भैया भाव नहीं दे रही है। लेकिन यहां उस लड़के को ऐसा देख करके, हाथ में ये मंजरी देख करके वो खुद ही बहुत मुंह उसका लटक गया है। तो इससे समझ में आ रहा है कि आना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन किस मजबूरी के कारण नहीं आया। तो यहाँ ये मलिना मुख छाया महत्वपूर्ण हो गया, और इसलिए यह व्यंग अर्थ की अपेक्षा यहाँ पर वाच्य अर्थ अधिक है। तो व्यंग अर्थ किसमें है? मंजरी, नव नव मंजुल मंजरी, और वाच्य कहाँ है? मलिना मुखच्छाया। ये आप ध्यान रखिएगा। तो याद कैसे रखेंगे? ग्राम तरुणम तरुण्या नव मंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्ता भवती मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया, पश्यन्ता भवती मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। याद कैसे होता है सर? हमें तो याद ही नहीं होता है। अरे भाई इसको 100 बार पढ़ो, कैसे नहीं होता है? राम राम जप कर लेंगे 108 बार, इसका भी 108 बार जप करो आप, तुरंत फल मिलेगा पेपर में। ग्राम तरुणम तरुण्यानम मंजरी स्नातकरम पश्यन्ता भवती मुहुर्नितरा मलिना मुखच्छाया, ग्राम तरुणम तरुण्याम मंजरी स्नातकरम पश्यन्ता भवती मुहुर्नितरा मलिना मुखच्छाया। इस तरीके से पढ़ो 100 बार, 108 बार पढ़ो, आपको पेपर में फल मिलेगा। ये तो सीधे तौर पर फल मिलेगा। चलिए अब आ जाता है अधम काव्य। अधम काव्य में क्या होता है? इसमें जहां व्यंग अर्थ का सर्वथा अभाव हो, केवल शब्द वैचित्र यानी शब्दों का खेल दिखाई दे आपको, या फिर अर्थ वैचित्र या फिर अलंकार की प्रधानता दिखाई दे। समझ पा रहे हो? या तो शब्द वैचित्र हो यानी कि शब्दों का खेल दिखाई दे, अथवा अर्थ वैचित्रता हो, अर्थों का खेल दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे चित्र काव्य। तो ये व्यंग अर्थ यहां पर नहीं होता है। तो शब्द की विचित्रता प्रधान है या अर्थ की चित्र? तो शब्द चित्र और अर्थ चित्र के भेद से अधम काव्य 2 प्रकार का होता है। अब शब्द चित्र का उदाहरण हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यहां पर ये चारों उदाहरण जो मैं आपको दूंगा ना, ये चारों उदाहरण इंपोर्टेंट है। उत्तम काव्य का बताया, अधम काव्य का बताया, श्लोक ही बहुत ज्यादा समझाया। चूंकि श्लोक को याद करना है, पेपर के लिए श्लोक ही काम का है, इसलिए इन श्लोकों के अर्थ पर बहुत मैंने समय दिया और समझाने का प्रयास किया। इस श्लोक के भावार्थ को नहीं समझाया मैंने, बहुत डिटेल्स में समझा देता हूं। चलिए थोड़ा सा इसको भी, कि क्या स्थितियों को बता रहा है तात्कालिक समय की। एक तो ये बता रहा है कि नव अंजुलि मंजरी उस समय इस तरीके से थी, और जो हम आज फूल देकर के प्रपोज करते हैं गुच्छा देकर के, वो आज की परंपरा नहीं है भाई। वो फूल बहुत पहले से दिया जा रहा है। समझ में आ रहा? तो ये नव अंजरी मंजरी सनाथ क्रम में ये दिखाई दे रहा है। दूसरा कि ये समाज ने हमेशा टांग अड़ाया है मिलने मिलने में। समझ पा रहे हो? तो वो देख रहा है कि मिलने नहीं जा पाया। एक और व्याख्याकार ने ये कहा है कि ग्राम तरुणम का मतलब ये था कि गांव में एक ही लड़का था और लड़कियां बहुत सारी थी। ये मेरा अर्थ नहीं है भाई, किसी व्याख्याकार ने कहा है, नाम मुझे इनका याद नहीं है, वो कहते हैं। और इसलिए जो बालिकाएं थी उन्हें मिलने का कम समय मिलता था, या फिर बहुत दिन में नंबर लगता था, इसलिए बहुत दिन में नंबर लगा होगा और मिल भी नहीं पाई, इसलिए मलिना मुखच्छाया पड़ गया है। तो यानी कि वो बताने का ये प्रयास करते हैं कि नव अंजुलि मंजरी में इसमें व्यंग नहीं है, व्यंग है ग्राम तरुण में, और ये है वाच्य। तो ग्राम तरुण की अपेक्षा मलिना मुखच्छाया ज्यादा अधिक चमत्कृत हो गया, तो वो व्यंग दिखाने का प्रयास ग्राम तरुण में करते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो ग्राम तरुणम आपको पता होना चाहिए कि कौन कहता क्या है, ठीक है? सही क्या है वो किसी को भी पता नहीं है, ठीक है? और मैं जो कह रहा हूं वो भी सही नहीं है, मान के मत चलिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो व्याख्याओं में लिख सकते हो आप। ग्रामम तरुणम तरुण्या नवंजुरी स्नात क्रम पश्चिंता भावे, और देख करके बार बार मलिना मुखच्छाया मलिन मुखच्छाया पड़ गई। यानी बुरा लगा तो बुरा तो नॉर्मल सी बात है, लगी गई, यानी कि अच्छा प्यार भी करते थे, मलिना मुखच्छाया यही दिखा रहा है, इमोशनली अटैचमेंट ठीक था। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर गंगा नदी के बारे में बात चल रही है। देखो लिखा है मंदाकिनी मंदताम, हे मंदाकिनी, क्या है? मंदाकिनी।
और क्या है यहाँ पर देखिए, मंदता यानी मेरी मंदता को या शिथिलता को या मूर्खता को क्या करें, दूर करें। यहाँ पर एक और शब्द है विद्य दूर करें, मेरी मंदता को क्या करें, दूर करें। कौन दूर करें, मंदाकिनी मंदताम, मेरी मंदता को या मूर्खता को या शिथिलता को दूर करें। कौन कह रहा है ऐसा, ऐसा ये ऋषि वगैरह प्रार्थना कर रहे हैं। किससे, इस गंगा नदी से कर प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कि मेरी मंदता को दूर करें। कौन दूर करे, तो कह रहे मंदाकिनी। कैसी मंदाकिनी, तो ये सब विशेषण है। कह रहे कि वो मंदाकिनी कहे जो है स्वच्छंद, जो क्या है, स्वतंत्र भाव से, मन चाहे भाव से चल रहे हैं। याद करना इसलिए अर्थ बता रहा हूं, वरना नहीं बताता कि स्वच्छंद है वो। यहां पर गंगा के लिए मतलब मेरे हिसाब से जो प्रार्थना होनी चाहिए वो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है गंगा के लिए करने के लिए, कि वो स्वच्छंद यानी स्वतंत्र भाव वाली अथवा मनचाही या फिर स्वच्छ है। जो स्वच्छंद यानी स्वच्छ है, साफ सुथरा जल है, यानी उच्छलत यानी उछलती हुई, तो स्वच्छंदोच्छल, उच्छलत, ठीक है। और कह रहे हैं अच्छ यानी स्वच्छ, कच्छ यानी तट, यानी जो जिसका अच्छ, कच्छ का मतलब यहां है जिसका सुंदर तट है, तो वह स्वच्छंद, उच्छलत, स्वच्छंदोच्छलत, स्वच्छंदोच्छलत यहां तक, ठीक है। स्वच्छंद है जो स्वच्छ है, उछलती हुई जा रही है यानी कि स्वच्छ है। और इस तरीके से देखो पानी उछलता हुआ जाता है तो कह रहे उछलती हुई जा रही है, तो स्वच्छंदोच्छलत। अच्छ कच्छ यानी जो अस्वच्छ और कच्छ यानी तट है, स्वच्छ कच्छ। फिर आगे के कुहरच्छ, कुह कुहर यानी गुफा, कुहरच्छ, अम्बुच्छटाम यानी जल की छींटें, मूर्छन यानी मोहित करने वाला, जो किसको मोहित करने वाला, मोह, मोहन भाव को, मोह, मोह महर्षि, जो मूर्छा करने देने वाला है मोह को, यानी मोह को जो दूर करने वाला है, महर्षि यानी महर्षियों की, और उनके हर्ष यानी आनंद को, महर्षि हर्ष विहित, महर्षियों के हर्ष को विहित किया गया है क्या, स्नान, स्नान या स्नान आन्निक यानी कि नित्य स्नान कर्म, अन्निक मतलब होता है इस नित्य कर्म, स्नान मतलब स्नान करना। तो जैसे जो महर्षि लोग उसमें नित्य स्नान करते हैं, उद्यत यानी उड़ता हुआ, अन्य, और आगे कह रहे हैं अन्य का अन्य बहा यानी कि उनके क्या करें, दूर करें, अन्य मतलब दूर करें, विद्यत यानी भेदन करें, किस चीज का, कि जो उनके मंदता का भेदन करे, विद्यत यानी भेदन करे, मंदाकिनी मंदताम विद्यत, ये तीन शब्द जोड़ रहा है, मंदाकिनी है, मंदाकिनी उनका क्या करें, भेदन करें। आगे बता रहे कि दुद्यर दुर्दरा दर दरी दरी, दुद्य दुर्दरा दर दरी, इस तरीके से देखो ये समझ लेते हैं। पहले इसको तोड़ करके पढ़ना पड़ेगा आपको। दर दुर पहली बात हो गया, ठीक है। पहले विद्यत उदार, विद्यत उदार, फिर दर दुर, ठीक है, दरी और दीर्घ, ठीक है, उदार, दर दुर, दरी और दीर्घ, दरी, दरिद्रद्रुम, दरिद्रद्रुम, तो ये शब्द आप एकदम देखिएगा, दरिद्रद्रुम। तो जो उदार है, पहली बात विशाल यानी उदार, विद्यत दुदार, ठीक, उद्यत, पहले देखो विद्यत के बाद यहां लिखा उद्यत, उदार, लिखा है दरदुर, दरी, दीर्घा, दरिद्रद्रुम। आगे देखो, देखो कितने बार दादा शब्द का प्रयोग किया है, शब्द केवल शब्द चित्र है यहाँ पर, आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि मेढक, तो दरदुर का मतलब होता है मेढक, दरदुर मतलब मेढक, दरी यानी गुफा, तो जो मेढक उसमें है, दरी यानी जिसमें गुफाएं हैं उस गंगा नदी में, दीर्घ यानी कि लंबी लंबी, द्रुम वृक्ष होते हैं नदी में, तो द्रुम है, बड़े बड़े वृक्ष हैं, और क्या है, महोर्मी, और क्या है साथ में, कियाल तरंगे यानी बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही हैं,
ठीक है, महोर्मी, और क्या है, मेदुर यानी घनी पिचुर, मदा यानी उन्मत्त वेग है, तो मेदुर मदा, ऐसा यानी कि ऐसी गंगा है वो, यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या है, मैं बहुत अच्छी वो उधार हैं, वो बहती हुई आ रही हैं, मेढक हैं, कई सारी गुफाएं हैं, दरी मतलब गुफाएं हैं, लंबी लंबी वहां पर बड़ी बड़ी वृक्ष हैं, दीर्घा दरिद्र दरिद्रम यानी कि दरिद्रम नाम के वृक्ष हैं, द्रोह द्रोह यानी कि जो महोर्मी इस प्रकार की हैं, और बड़ी बड़ी तरंगे जहां पर महोर्मी आ रही, महोर्मी मतलब तरंगे, मेदुर मदा, ऐसी घनी पिचुर उन्मत्त वेग वाली मंदाकिनी हमें क्या करे, हमारी मूर्खता को दूर करें। तो बसता ही ये सब क्या बता रहे हैं कि वो घनी है, दूर है, मेढक रहते हैं, क्या रहते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी, या फिर डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे, यहां पर कहेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी दिखा रहा है यहाँ पर, कैसे बायोडाइवर्सिटी है, क्या गंगा का सौंदर्य है, इन सभी को इस पद्य में बताने का प्रयास किया गया है। कैसे उसका जल स्वच्छ है, कैसे वहां ऋषि लोग आनंद स्नान करते हैं, कैसे उसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, कैसे मेढक रहते हैं, कैसे वहां पर किनारे पर वृक्ष हैं, कितने अच्छे किनारे हैं, वो सब इसमें दिखा रहा है कि ऐसी गंगा इस प्रकार के विशेषणों से संयुक्त हैं, वो गंगा हमारी क्या करें, मंदता को दूर करें। ऐसा ऐसे श्लोक का अर्थ है। मैंने अर्थ समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग जिसके कारण अर्थ आपको पता रहे तो आप ये याद कर पाएंगे। अब इसे याद कैसे होगा, बार बार पढ़ने से होगा भाई। यहाँ पर अब क्या देखा आपने, देखा ये है कि बार शब्दों का बहुत माया जाल फैलाया गया है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, पहली बार पढ़ोगे तो और दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। ये आपने देखा, इसका हिंदी अर्थ ये लिखा है, हे मंदाकिनी, आप स्वच्छ से उछलती हुई स्वच्छ जल की छींटे तटों और गुफाओं पर बिखेरती हुई, मोहन भाव उत्पन्न करने वाली, महाऋषियों के स्नानों नित्य कर्म को आनंद बनाने वाली, विशाल तरंगों से युक्त वृक्षों और चट्टानों से कंबित करती हुई उन्मत्त वेग से बहने वाली, हमारी सारी मंदता या आलस्य को दूर करे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, विशेषताएं क्या है कि इस श्लोक में छा, दा, द्रा, म आदि वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, और इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही, शब्द सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, यानी कि अनुप्रास से शब्द सौंदर्य हुआ है। मुख्य उद्देश्य केवल शब्द चमत्कार दिखाना कि हमारे पास कितने शब्द हैं, कोई विशेष व्यंग्यार्थ नहीं है, इसलिए यह अधिक काव्य है। तो जो कवि केवल अपनी शब्दावली को बहुत ज्यादा दिखाना चाहता है और अर्थ निकलता नहीं है, बहुत कुछ व्यंग अर्थ है नहीं, तो वो क्या कहलाता है, शब्द चित्त कहलाता है। और ऐसा काव्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति को समझ में आता है कितना कठिन काय बना दिए, कोई इतना प्रयास थोड़ी करेगा ये श्लोक को समझने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका शब्द चित्र का उदाहरण। इसका सही से उदाहरण श्लोक कहाँ है, जो आपको श्लोक देखने के लिए मेरे नोट्स ही देखने हैं, उससे सही श्लोक कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। देखो पढ़ने के लिए मैंने यह बता दिया कि स्वच्छंदो छंदच्च कच्च कोहरच्छतेतराम उच्छटाम मोक्षर मोह महर्षि हर्ष विहित स्नान्यान्निकाया वह विद्या दुद्यरदार दरदरी विद्या उद्यतदार दरदरी दीर्घा दरिद्रद्रम द्रोहोद्रेक महोर्मी में दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। बार बार पढ़ना पड़ेगा मुझे भी, यदि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती, कहीं कहीं आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। बार बार पढ़े नहीं है श्लोक और इस तरीके से बनाए हैं कवि के द्वारा, तो थोड़ा सा समस्या तो होगी, लेकिन बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैं भी याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे भी यादें ही याद हैं, बहुत अच्छी याद नहीं है, तो आप लोग भी इसको याद करने का प्रयास करिए। स्वच्छंदोच्छंदच्च गच्छ गोरच्छतेतराम उच्छटामोछन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नान्यान्निकाया वह विद्या दुद्यतदार दरदरी दीर्घा दरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मि में दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। कंप्लीट पेपर में याद रहा है तो एक ही लाइन लिखने का प्रयास करिएगा, पर मैं ये कहूंगा कि कंप्लीट याद करिए। जो साहित्य वाले हैं, यूपीएससी वाले क्या कर सकते हैं कि इनको एक लाइन भी, दो लाइन भी याद कर सकते हैं, मतलब एक लाइन याद कर लीजिएगा यहां से यहां तक, ज्यादा ना हुआ आप पर, लेकिन आपको ऊपर वाले दोनों श्लोक कर लेना है। ये वाला कठिन थोड़ा सा है तो आप लोग कम ही कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट बस थोड़ा सा और बचा है, एक और आपको बचा है। अधम काव्य का अब दूसरा जो भेद है वो अलंकार प्रधान या अर्थ चित्र है। इसमें अर्थ ही अर्थ दिखे, जैसे ऊपर वाले में शब्द दिख रहा था, यहाँ शब्दों की कठिनता नहीं होगी, लेकिन सिर्फ अलंकार ही दिखेगा और कोई और वाच्य अर्थ ही होगा, यानी वाच्य अर्थ में अलंकार होगा।
अब है क्या यहाँ पर श्लोक का अर्थ समझा देते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा, एक राजा था, ठीक है, वो राजा का नाम क्या है ग्रीव, ठीक है। और वो है ग्रीव जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता था तो जो इंद्र की अमरावती थी, तो इंद्र डर जाते थे, इंद्र के सैनिक डर जाते थे। और जैसे ये निकलता था तो इसके डर के मारे अमरावती के क्या कर लेते थे, अपने जो द्वार हैं उन द्वारों को बंद कर देते थे कि कहीं अंदर ना घुस आए और हम सबको मारे ना। इस तरीके से इसका अर्थ है कि राजा के महल से निकलते ही क्षत्रियों की स्त्रियां या अमरावती का भय, आंखें बंद कर लेना, यानी कि जैसे आंखें बंद कर लेते हैं, तो यहां पर ऐसी उपमा दी गई है कि जैसे हम डर के कारण हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसे ही इस राक्षस के भय के कारण, है ग्रीव के भय के कारण अमरावती की आंखों की तरह गेट बंद कर लिए जाते थे, द्वार बंद कर लिए जाते थे। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार और वीर रस का सीधी प्रतीत होती है, तो ये दोनों के माध्यम से यहाँ देखा है। विनिर्गतम मान मदात्म मंदिरात, मंदिरात यानी मंदिर से, विनिर्गतम निकलते हुए, मान मद से जो युक्त है, उसके मंदिरात विनिर्गतम मंदिर से निकलने से, भवत्युपसृत यदच्छापियम सर सस्त्रम, यहाँ दोषा है, सस्त्रम भ्रमेन्द्र पालितर गला निर्मित निमीलिताक्षी अमरावती। तो अमरावती क्या हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पर एक कारक बता देता हूं कि विनिर्गतम बाहर निकलने पर, मानदम यानी मान सम्मान देने वाला महान जो था वो, आत्म मंदिरात अपने महल से, भवती होता है, उपसृत यानी सुनकर, ये सब सुनकर के वो मंदिर से बाहर निकल गया है, ये सुनकर, भवत्युपसृत ये सुनकर के, संयोग वश या आकस्मिक रूप से, यदृच्छयापियम यानी कभी संयोग से निकल जाता था जब, तो अपी भी निकलने पर भी, यम जिस राजा को सस्त्रभ्रमेण यानी कि घबरा कर, यह है सस्त्रभ्रमेण यानी कि घबरा कर, इंद्र द्वारपालित इंद्र द्वारा शीघ्रता से, इंद्र द्वारपालित गला, अर्गला यानी किवाड़, अर्गला मतलब किवाड़ यानी फिर या फिर वो द्वार, निमीलिताक्षी इव आंखों के समान, मानो आंखों की बंद कर ली हो, इस तरीके से भी अमरावती भय से अमरावती का क्या कर लेते थे, गेटों को बंद कर लेते थे। किस तरीके से, निमीलिताक्षीव आंखों को बंद करने के समान, किसके डर से, तो मंदिरात, मान मंदिरात विनिर्गतम मंदिर के बाहर निकलने के कारण, यानी कि जब वो मंदिर से है ग्रीव राक्षस बाहर निकलता था तो उसके डर के कारण, जैसे हम आंखें बंद कर लेते हैं किसी के डर के कारण, वैसे ही इंद्र द्वारा अमरावती के द्वार बंद कर लिए जाते थे। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ लिखा है, अर्गला मतलब आप समझ रहे हैं किवाड़ है, यहाँ पर द्वार है, सस्त्रम भ्रमेण का घबरा करके कर लेते थे, इंद्र द्वारपालित यानी इंद्र द्वारा शीघ्रता से, उपसृत यानी जैसे ही सुनते थे हम वैसे ही। तो इस तरीके से है श्लोक है, इसका हिंदी अर्थ है कि जब वह महान और सम्मानित राजा अपने महल से बाहर निकलता था, तब उसके निकलने के द्वार का समाचार संयोग वसी सुनते ही इंद्र की राजधानी अमरावती भय से घबरा जाती थी, वह अपने द्वारों किवाड़ों को जो जल्दी बंद कर देती थी। ऐसे प्रतीत होता जैसे मानो भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे आंखें बंद कर लेते भय के कारण, वैसे ही अमरावती के किवाड़ बंद कर लेती थी। तो यहाँ सीधे तौर पर उत्प्रेक्षा अलंकार और अर्थ मालूम चल रहा है, यहाँ व्यंग अर्थ कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा अर्थ कर रहा है, और केवल यहाँ अर्थ ही मैन है कि ऐसा हो जाता था, ठीक है। तो यही है अर्थ चित्र कि विनिर्गतम मान मदात्म मंदिरा भवत्योपसृत यदृच्छयापियम, थोड़ा यदृच्छयापियम थोड़ा भी सुन लेने पर, भवत उपसृत उसकी छाया आदि उसके बारे में सुन लेने पर, शस्त्रम भ्रमेन्द्र इंद्रपाल गला निमीलिताक्षी इव भिया अमरावती, वो अमरावती निमीलिताक्षी इव यानी कि आंखों के समान, जैसे आंखें बंद कर लेते हैं डर के कारण, किवाड़ बंद कर लेते थे। तो इस तरीके से इस श्लोक का भी अर्थ आपके सामने मैंने रखा। तो ये आपके सभी श्लोकों के अर्थ रखे, सभी को मैंने समझाया। अब हम लोग यहाँ पर आगे देख लेते हैं कंप्लीट। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे कि काव्य 3 प्रकार का होता है, उत्तम काव्य, अधम काव्य, मध्यम काव्य, ये हम लोगों ने यहां तक समझ लिया था। अब देखो लिखना क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आपको इस तरीके से इंट्रो यानी आंसर आरंभ करना है, वो लिख देना है। इंट्रो में अलग से कुछ नहीं लिखना है, आपके पास कम शब्द हैं तो आप सीधे तौर पर टॉपिक्स की बातें होंगी उन्हें लिखेंगे।
अब आप लिखेंगे उत्तम काव्य क्या होता है, तो ऐसे काव्य को कहा गया है जहां पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से अधिक चमत्कृत हो, व्यंग्यार्थ प्रधान हो, वाच्यार्थ गौण हो, तदुत्तम इदमत्त अतिशयनी व्यंगे वाच्या ध्वनिर्वदयी कथिता। काव्य प्रकाशकार इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, निश्चेत चित चंदन व्यंगे वाच्या ध्वनिर्वदयी कथिता, नेत्रे दूरमंजने पुलकिता तन्मीत नेयम तनु, मिथ्यावादि निदूति बांधव जनस्य ज्ञात पीड़ागमे, वापि स्नामितो गतासिना पुनस्तस्य अधम अस्यंतिकम, अधमस्यंतिकम, ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका वो श्लोक है जो आपको याद करना है, जो मैंने समझाया। तो समझ में आ गया होगा, पहले ही समझा चुका हूं कि उत्तम काव्य क्या है और उसका श्लोक क्या है। तो इस तरीके से आपको पेपर में लिखना होता है, ये मैं आपको मॉडल आंसर लिख करके बता रहा हूं। मेरी राइटिंग उतनी बेहतर नहीं है, तो आप लोग राइटिंग बेहतर लिख लीजिएगा। आगे मध्यम काव्य आया। अब दूसरे नंबर पर आप मध्यम काव्य लिखेंगे। ऐसे काव्य को कहा जाता है जब व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाक्यार्थ अधिक चमत्कृत हो। आशा यह है कि यहाँ वाच्यार्थ प्रधान होता है जबकि व्यंग्यार्थ गौण होता है। अर्थात दृश्य गुणीभूत व्यंगे बग्गे तु मध्यमम। मम्मट प्रेमी प्रेमिका का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ग्रामम तरणम तरणन्या नव अंजलि सनाथ क्रम अत्यंता भविति मुहुर्नितराम मलिनाम छाया। देखो बार बार पढ़ोगे तो फिर जल्दी जल्दी आ जाएगा, मेरी तरह अब आपको भी आने लगेगा कि आप जल्दी पढ़ पाएंगे। तो ये आपको उदाहरण देना है। अब देखो यहाँ उदाहरणों के अर्थ नहीं लिखने होते हैं। आप लोग सोचेंगे अर्थ आपको पता होना चाहिए और याद करने के लिए याद होना चाहिए। और ये आप सोचे ये श्लोक याद नहीं होंगे, फिर यदि ये श्लोक याद नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है आपके आंसर का। ठीक है, इसलिए इतना पढ़ाने में हमने श्लोकों पर बल दिया है। अधम काव्य। अधम काव्य क्या है कि ऐसे काव्य को कहते हैं जहां पर शब्द वैचित्रता अथवा अर्थ वैचित्रता को अधिकता से उद्घाटित किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है शब्द चित्र। इसमें शब्द की वैचित्रता प्रधान होती है। उदाहरण वही सब छंद कच्छ कोहरच्छ, ये सब वाला उदाहरण है। अत्र व्यंग्यार्थो कुत्रापि न विद्यते, केवलम शब्दानाम अनुप्रासजन्यम चमत्कारम वर्तते, एतदर्थम इदं चित्रकाव्यम कथ्यते। इसलिए इसे चित्रकाव्य कहते हैं। थोड़ा सा भूल गया होंगे इसलिए संस्कृत लाइन लिख दिया। चलिए, अर्थ चित्र, यहां अर्थ की प्रधानता होती है लेकिन व्यंग का अभाव होता है। तो अर्थ की प्रधानता वही ये श्लोक है, विनिर्गतम मानमदात मंदिरात भवत्युपसत्रयदरच्छापियम। देखो यहाँ दो सा है, सा सभ्रमेंद इंद भ्रमेंद दुत्पालित गला निमीलिताक्षी एव भियामराप्ति। यहाँ पर व्यंग अर्थ का अभाव तथा उत्प्रेक्षा अलंकार और वीर रस की प्रतीति होने से अर्थ नामक अधम काव्य होता है। सारांशतः उपयुक्त वर्णन से काव्य प्रकाशकार की रमणीयता के प्रति सूक्ष्म दृष्टि सर्वथा प्रशंसनीय है, जिन्होंने व्यंग वाच्य शब्द का अर्थ चित्र का स्थान सुस्पष्ट किया कि कहाँ व्यंग में इंपोर्टेंट, कहाँ वाच्य और कहाँ शब्द अथवा अर्थ चित्र का स्थान सुस्पष्ट किया। हालांकि गद्य पद्य खड्डे चप्पू दृश्य काव्य भी काव्य के भेदों में परिगणित किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी है। तो इस तरीके से आप 3 पेज का ये आंसर लिख सकते हैं और ये मॉडल आंसर है। यह आपके यूपीजीडीसी के लिए भी काम का है, यूपीएससी के लिए भी काम का है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। आप लिख दीजिएगा इसको। तो इस तरीके से आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को श्लोक समझ में आ जाए। चूंकि इसमें श्लोक ही समझना और उनके अर्थों को याद रखना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन पर फोकस करते हुए मैंने लेक्चर किया है। आपका प्रश्न क्या बन सकता है, मॉडल आंसर क्या हो सकता है, वो भी आपको हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो अब इस तरीके से उसको करने, अब आपको बस सब कुछ समझ में आ गया होगा। 10 बार यदि ये चीज रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, मजे से रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए और बताइए कैसा लगा, क्या कमी लगी वो भी बताइएगा, तो आगे उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।